अगर आपने इस वीडियो पे एक बार क्लिक कर दिया तो आप लोग वीडियो को अंत तक ही देखना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको आगे पता चले, क्योंकि मैं इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन को कराने वाला जो कि आपका डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाला था। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। काफी मोस्ट वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाला इस वीडियो में हमारा, जैसे कि मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरीके के क्वेश्चन को देखने वाला, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक साथ ही अपने सारे दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। और आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल, वहाँ से लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि जैकबोर्ड से रिलेटेड सबसे पहले आपको अपडेट वहीं पे मिलता है। तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। तो चलिए फिर हम लोग एक एक करके सारे प्रश्न को देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरीके के क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। और कॉन्सेप्ट के साथ सारे क्वेश्चन को देखेंगे ताकि आपको रटने का जरूरत नहीं पड़े। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको मिलता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक एक करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बोलेगा आपका 5005 का अभाज्य गुणनखंड है। 5005 का अभाज्य गुणनखंड हमसे पूछा जाता है, 5005 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले इसका गुणनखंड करना होगा। इसको कितना से लगाएंगे हम लोग, 5 से लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा 1 0 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम लोग कितना से लगेंगे, 1 से 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, तो हम लोग 7 से लगाएंगे, 7 से लगेगा हमारा। फिर हमारा कितना बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा हमारा 1 4 3 यानी कि 143 बार में जाएगा, ठीक है। फिर देखो 143 को अगर आप लगाए हुए तो कितना बार में लगेगा, 13 बार में लगेगा। 13 बार में हमारा 11 बार में कटेगा, ठीक है। कितना कितना है हमारे पास, 5 गुना 7 गुना 13 गुना 11, 5 गुना 7 गुना 13 गुना 11, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपसे विभाजन एल्गोरिदम ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर में यदि ए बराबर 72 दिया, हमारे पास क्या दिया है, ए बराबर है बी क्यू प्लस आर है, और हमारे पास ए का वैल्यू कितना है, हमारे पास 72 है। बराबर में हम लोग करेंगे बी, क्यू का वैल्यू उसके बाद हमारे पास दिया है, बी का वैल्यू नहीं दिया, क्यू का वैल्यू कितना है हमारे पास 8 दिया हुआ है, ठीक है। 8 बी हो जाएगा प्लस में आर यानी कि 0 इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 72 बराबर 8 बी, 72 बराबर हो जाएगा हमारा 8 बी हो जाएगा, क्योंकि 0 से 0 अगर जोड़ रहे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जब बी को मान लो इधर रखो और 8 को इधर बजाएंगे, 72 बटा में 8 आ जाएगा। कितना बार में कटेगा हमारा 72, 8 को कितना बार में कटता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 9 बार में कटेगा, ठीक है। 8 9 72 हो जाएगा, ठीक है। बी का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। हमसे क्या पूछा था, बी का मान हमसे पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका 3√2 कैसा संख्या एक है, कैसा संख्या है हमारा। तो अगर इसमें रूट आएगा तो हमारा कितना होता है, सिंपल से याद रखा अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफी आसान प्रश्न पूछा जाएंगे। देखो एक क्वेश्चन आपका ऐसा 100% रहेगा, आपको क्वेश्चन फंसाएगा ऐसा क्वेश्चन में। देखो हमें सबसे पहले क्या दिया, 35 बताएं 50 दिया हुआ है, सब कुछ क्या रहा है कि दशमलव प्रसार कैसा है। तो आपको अंश वाले को नहीं देखना है, हर यानी कि जो हमारे नीचे होता है उसको देखना है। क्या है हमारे पास 50 है, 50 का करो गुणनखंड करो, 2 बार में काटो 25 बार में कटेगा, ठीक है। 25 इसको फिर 2 बार में, तो 5 से लगाओ 5 बार में कटेगा। क्या क्या है हमारे पास, 2 गुना 5 आया। तो इसमें 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी संख्या होता है तो हमारा अशांत हो जाएगा। 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं, यानी कि सिर्फ 2 और 5 है तो हमारा कैसा संख्या होता है, शांत होता है। फिर से सुनो, 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या है तो अशांत हो जाता है, ठीक है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं है कि सिर्फ और 2 और 5 ही है तो हमारा शांत होता है, यानी कि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा शांत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको हर वाले को गुणनखंड करके आपको देखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 बोलता है आपसे y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया है, बहुपद पी एक्स का शून्यकों की संख्या हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको देखना होगा कि जो हमारा ग्राफ दिया हुआ है एक शख्स को कितना बार काट रहा है। देखो ये हमारा एक शख्स बोल रहा है आपसे, एक शख्स को कितना बार काट रहा है, पहला बार यहाँ काट रहा है, दूसरा बार यहाँ काट रहा है, और कहीं भी एक शख्स को नहीं काट रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 बार काट रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाने वाला है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपसे इसका शून्यक पूछ रहा है, x² माइनस का 15 का शून्यक हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो x² माइनस का 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से रूट हमारा कट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारा एक समीकरण बन चुका है a² माइनस b² का। a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a माइनस का b होता है, और इंटू में हमारा a प्लस का b होता है, ठीक है। तो इसी फार्मूला पे इसको रख दो, यानी कि x माइनस का हो जाएगा रूट का 15 और x प्लस का हो जाएगा हमारा रूट का 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को 0 के बराबर करो, हम इसे 0 के बराबर करेंगे और इसे 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा माइनस में 15 है और 0 के उधर जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा प्लस का 15 आ जाएगा, ठीक है। प्लस का 15 आ जाएगा रूट के अंदर, ठीक है। और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का रूट 15 है, और जब हमारा इधर आएगा 0 के इधर तक 0 तरफ तक क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 15 हो जाएगा, यानी कि रूट 15 तो रहेगा लेकिन माइनस का रूट 15 रहेगा। तो कहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 में देख सकते हो हमारा क्या है, माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा दिया हुआ तो आपको सिंपल सा कहाँ आपको ध्यान देना चाहिए कि x² माइनस में रूट का 15 हमको करके इसको स्क्वायर करना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका ध्यान देना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर
सात बोलता है आपसे यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक ए और बी है तो ए और प्लस बी का मान हमसे पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा ए प्लस बी का मान। तो देखो इस क्वेश्चन के कैसे बनाएंगे हम लोग। इसका मान लो शून्यक ही है, शून्यक क्या है हमारे पास, दो शून्यक निकलता है ना, पहला शून्यक ए है इसका, दूसरा शून्यक बी है, और दोनों को जोड़ करके हमसे मान पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण का शून्यक निकालेंगे। क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है माइनस का 2x है माइनस का 8 है, इसका गुणनखंड कर दो। गुणनखंड कैसे करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर, इसको दो ऐसी संख्या में तोड़ना होगा कि गुना करने के बाद कितना आना चाहिए, इन दोनों के गुणनफल के बराबर, यानी कि माइनस का 8x स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो क्या कर रूप में इसको तोड़ सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का प्लस का 2x लिखेंगे और माइनस का 4x लिखेंगे और इसे माइनस का 8 इसको छोड़ रहने देंगे। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन निकालो, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, इसमें सिर्फ एक x बचेगा और इसमें 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से माइनस का कॉमन ले लो, माइनस का 4 का कॉमन ले लो। ठीक है, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का 4 से जब माइनस का प्लस का 2 में गुना करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 8 आ जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब इन दोनों में से कॉमन निकालो, इन दोनों में से कॉमन निकालो, x प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास, x माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों के बराबर का जीरो करो। ठीक है, x प्लस 2 के बराबर जीरो करोगे, x प्लस 2 के बराबर जब जीरो करोगे हमारे पास क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा, और इसका जब बराबर में जीरो करोगे x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, और दोनों के क्या बोला है हमारे पास, दोनों ए और बी हमें मिल गया। ठीक है, ए मिल गया हमें, बी मिल गया, क्योंकि दो शून्य हमें निकालता है, दोनों शून्य हम लोगों ने निकाल लिया है। तो पूछा क्या था, ए प्लस बी पूछा, यानी कि दोनों शून्य हो गए, एक पूछा था हमें क्या करना होगा, माइनस का 2 प्लस का 4 करना होगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, बराबर में 2 बचेगा। ठीक है, प्लस का 2 बचेगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको बनाना होगा ना। नेक्स्ट आपका था क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हैं तब उनके हल होंगे। ठीक है, प्रतिच्छेद रेखा है। ठीक है, प्रतिच्छेद रेखा में हल कितने होते हैं, एक हल हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 का क्या हो जाएगा, एक हल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि a1 बटा में a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा में b2 का, तो क्या हो जाता है, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि एक हल हमारा हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, सारे के सारे जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में 9 बोलता है आपसे समीकरण निकाय हमारे पास दे दिया गया a1x प्लस में b1 y प्लस में c1 बराबर में 0, और दूसरा है हमारे पास a2x प्लस में b2 y प्लस में c2 बराबर 0 का अनंत हल होंगे। अनंत हल कब होता है हमारा, अनंत हल कब होता है हमारा, जब हमारा रेखाएं संपाती होती है, यानी कि समांतर होती है। समांतर कब होता है हमारा, समांतर कब होता है हमारा, जब a1 बटा में a2 बराबर होता है b1 बटा में b2 बराबर होता है हमारा c1 बटा में c2। कहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में 10 को देते हैं, 10 बोलता है आपसे रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस में y बराबर 5 और 3x प्लस में 2y बराबर 8 का हल हमसे पूछ रहा है। ठीक है, 2x प्लस में y बराबर में 5 और दूसरा क्या है हमारे पास 3x प्लस में 2y बराबर में 8 है। ठीक है, इसका हमसे हल पूछ रहा है, यहाँ पे हमारा क्या है y है। ठीक है, तो इसको हम लोग हल कैसे करेंगे, इस समीकरण हम लोग 2 से गुना कर देंगे ताकि हमारा y वाला क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इस समीकरण हम लोग 1 से गुना कर देंगे। ठीक है, इस समीकरण में हम लोग 1 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 से जब 2 में गुना होगा, तीनों पद में 2 से गुना करना पड़ेगा, इस 2 से। ठीक है, तीनों पद में इससे गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 गुना जब 2 करोगे तो 4x हो जाएगा। ठीक है, इस समीकरण को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, 4x हो जाएगा, प्लस में y है हमारे पास, y को जब 2 से गुना करेंगे 2y हो जाएगा, बराबर में 5 गुना कितना हो जाएगा, 5 गुना 2 यानी कि 10 बचेगा। अब इस समीकरण को एज इट इज यानी कि जैसे का तैसे रख दो। ठीक है, 3x प्लस में 2y बराबर में 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, इसके चिन्ह का बदलाव करो, यहाँ पे प्लस है हमारा, सॉरी यहाँ पे 8 हो जाएगा ना, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 8 हो जाएगा, क्योंकि हमारा इक्वेशन में 8 दिया हुआ है। अब यहाँ पे चिन्ह का बदलाव करो, यहाँ पे माइनस लगाओ, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस लगाओ, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगाओ, तो हमें 4x में से 3x बचेगा, क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ एक x बचेगा। ठीक है, और ये प्लस का 2y और माइनस का 2y कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 10 में से 8 जाएगा, यानी कि 10 में से 8 हमारा घट रहा है, तो क्या बचेगा हमारे पास, बराबर में 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। ठीक है, x बराबर 2, x बराबर 2। अब आपको कंफर्म करना पड़ेगा x बराबर 2, तो y बराबर कौन सा हो जाएगा, वही हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। y का मान हम निकालेंगे, उसके बाद हम ऑप्शन को हमारा राइट बताएंगे कौन सा है। ठीक है, इस समीकरण हम लोग x की जगह पर, जहाँ पे 2 के साथ जो हमारा x है ना, उसके जगह पर हम लोग इस 2 हमारा जो आया है वो x का वैल्यू उसको रख करके देखते हैं, यानी कि 2 गुना x की जगह पर 2 रखेंगे हम लोग, और प्लस में y बराबर में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 2 गुना 2 कराने के 4 हो जाएगा, प्लस में y बराबर में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो कि इस प्लस 4 को इधर भेजो, क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 5 माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 माइनस का 4 हो जाएगा, बचेगा कितना, y बराबर हमारा प्लस में 1 बचा है, कौन सा हो जाएगा, प्लस में 1 किस में, ऑप्शन नंबर 3 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में 11 बोलता है आपसे समीकरण निकाल 4x प्लस में py प्लस में 8 बराबर 0 और 2x प्लस में 2y प्लस में 0
प्लस में 2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होने के लिए P का मान हमसे पूछ रहा है। P अद्वितीय हल कब होता है? जब A1 बटा में A2 बराबर नहीं होता है B1 बटा में B2 के, ठीक है। तो A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? समीकरण 1 में मिलेगा। समीकरण 1 में x के साथ कौन सा संख्या है? x के साथ हमारा 4 है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? A1 का वैल्यू हो जाएगा 4 हो जाएगा, सॉरी A1 बटा में A2 हो जाता है ना, A1 बटा में हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा A2 हो जाएगा, ठीक है। A1 बटा में A2 हो जाएगा। तो A2 यानी कि समीकरण नंबर 2 में देखो x के साथ कौन सा संख्या है? 2 है, यानी कि 4 बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। बराबर नहीं होना चाहिए किसका? B1 बटा में B2। B1 क्या है हमारे पास? P है, ठीक है। B1 क्या है हमारे पास? P है, तो P लिखेंगे B1 की जगह पर। और B2 क्या है? जो हमारा y के साथ जो संख्या क्या है? 2 है, ठीक है। अब इसका तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 4 गुना हो जाएगा 2 से और 2 गुना हो जाएगा P से, ठीक है। तो 4 जब 2 से गुना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। पहले इस दोनों से गुना कर लो, ठीक है, यानी कि P गुना 2 हो जाएगा 2P बराबर हो जाएगा हमारा 4 गुना 2 यानी कि 8 हो जाएगा, ठीक है। जब P इधर रहने दो और 8 के बटा में भेज दो 2 को, ठीक है। जब काटोगे तो कितना बचेगा? 4 बचा, यानी P का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? 4 आ गया, ठीक है। और बराबर नहीं यानी कि बीच में नॉट इक्वल का आपको साइन देना होगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? P इज नॉट इक्वल टू 4। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 P इज नॉट इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है, जब हमारा एक अद्वितीय हल होगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन 12 को देता है। 12 बोलता है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? तो आपको तीनों समीकरण को हल करके देखना होगा कौन सा आपका आता है। तो मैं आपको ऐसे ही बता दूँ कौन सा हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको हल करोगे ना तो क्या आ जाएगा? हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। द्विघात समीकरण रूप क्या होता है हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c होना चाहिए, ठीक है। कुछ इस रूप में हमारा आ जाएगा। कौन सा समीकरण? ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब आप लोग x प्लस 1 का स्क्वायर करोगे और इधर 2 से इसको गुना करोगे तो कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13 को देखो। 13 बोलता है आपसे द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 6 बराबर 0 का विभेद कर हमसे पूछ रहा है विभेद कर बराबर कितना हुआ, ठीक है। तो विभेद कर यानी कि विभेद कर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? d से डिनोट करते हैं। d बराबर क्या होता है हमारा? d यानी कि विभेद कर बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस का 4ac। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। मैं जितने वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूँ आप लोग को देख करके जाना, बहुत से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, सेम टू सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। b का वैल्यू जो आपका x के साथ जो संख्या होता है, x के साथ कौन सा संख्या? माइनस का 7 है, ठीक है। तो माइनस का 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस में 4 है, फार्मूला से गुना में a का वैल्यू कितना है हमारे पास? जो हमारा x स्क्वायर से जो संख्या है, x स्क्वायर के साथ कौन सा संख्या? 2 है, ठीक है। तो 2 हो जाएगा। और c का वैल्यू जो हमारा किसी भी चर के साथ नहीं होता है कि जो अकेले होता है, कौन सा? 6 है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है। 7 गुना 7 कितना हो जाता है? 49 हो जाता है। 4 गुना 2 यानी कि 8। 8 छक कितना होता है हमारा? 8 छक 48 होता है, ठीक है। तो कितना आ गया? 49 में से जब 48 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। 1 बचेगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 एक बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देते क्वेश्चन नंबर 14 को। 14 बोलता है आपसे यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस px प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान कब होगा? इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा मूल बराबर कब होता है? जब हमारा d यानी कि विभेदकर का मान 0 हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग d का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर में 0 ठीक है। b यानी कि जो हमारा x के साथ जो संख्या, x के साथ कौन सा संख्या? माइनस का p का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में 4 गुना में a का वैल्यू कितना है? जो हमारा x स्क्वायर है जो संख्या होता है कितना है हमारा? 1 है, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। गुना में c का वैल्यू कितना है? 4 है, ठीक है। माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस और p का स्क्वायर, ठीक है, बराबर में 0 भी है। 4 गुना 1 4 और 4 गुना 4 16 हो जाएगा, ठीक है। p स्क्वायर माइनस का 16 बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। 16 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? क्या है हमारे पास? p स्क्वायर माइनस का 16 था ना, बराबर में 0 था। तो p स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक तो फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो क्या होता है हमारा? a माइनस का b यानी कि p माइनस का b हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 4 हो जाएगा। और a प्लस का b यानी कि p प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप लोग इसको बराबर 0 करो और एक बार इसको बराबर 0 करो। तो p जब p माइनस का 4 बराबर 0 करो तो माइनस का 4 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा, यानी p बराबर कितना हो जाएगा? प्लस का 4 है, ठीक है। पहला ये हमारा आ गया। और दूसरा देखो क्या है हमारे पास? दूसरा p प्लस का 4 यानी कि p प्लस का 4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 4 है। p बराबर कितना जाएगा? माइनस का 4 जाएगा। कौन सा हो जाएगा? p का वैल्यू कितना है बस? p का वैल्यू जो है माइनस प्लस का 4 है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देख सकते हो, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी आसान भाषा में आपको समझा दिया जा रहा है, ठीक है। द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का घात होगा, इसका घात पूछ रहा है, ठीक है। तो अधिकतम घात आपको देखना है कितना है? x स्क्वायर पर घात कितना है हमारा? x पर कितना अधिकतम घात है? 2 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है आपका इसका सारा अंतर यानी कि डी का वैल्यू पूछ रहा है। डी बराबर कितना होता है? डी बराबर कितना होता है हमारा? डी बराबर जो होता है हमारा a2 माइनस a1 होता है, a2 माइनस
A1 होता है, ठीक है। A2 का वैल्यू कितना है हमारे पास 1.7 है, यानी कि दूसरा पद का वैल्यू कितना है 1.7 है, ठीक है। तो दूसरा नंबर पर है 1.7 है ना, और पहले नंबर पर क्या है हमारा, यानी कि A1 का वैल्यू हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। 1.7 में से 0.6 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 इधर 7 इधर, यानी कि कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 यानी कि 1.1 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है आपका AP हमारे पास दिया हुआ है, तीसरा पद हमसे पूछ रहा है, यानी कि A30 का वैल्यू हमसे पूछा है क्या होगा, ठीक है। तो an का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। an का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। ये 30 का वैल्यू हमसे पूछा है, तो a का वैल्यू कितना है बस, यानी कि प्रथम पद कितना है 10 है, प्लस में n का वैल्यू कितना है, n यानी कि 30वां पद पूछा है ना, n का वैल्यू 30 हो जाएगा, ठीक है। जब 30 में से हम लोग एक को घटा कर हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 30 में से एक को घटाएंगे तो हम लोग कितना बचेगा 29 बचेगा, ठीक है। 29 गुना में हो जाएगा डी का वैल्यू कितना है, जब दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, दूसरा पद कितना है 7 है, 7 में से हम लोग 10 को घटा तो कितना बचेगा -3 बचेगा, ठीक है। -3 हो गया 10, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब 3 गुना 29 करोगे तो कितना बचेगा 87 हो जाता है ना, 87 हो जाएगा, ठीक है। 87 हो जाएगा। उसके बाद जब 10 में से 87 घटाओगे तो कितना हो जाएगा -77 हो जाएगा, ठीक है। -77 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 में देखो तो -77 बिल्कुल किसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको समझ मिलता है, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। वीडियो काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है, इसलिए आप लोग अंत तक देखना। 18 बोलते हैं आपसे 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस ... 10 पदों का अंक हमसे पूछा है, 10 पदों का अंक हमसे पूछ रहा है, ठीक है। ये जो हमारा आगे जा रहा है ना, सारा अंतर यहाँ पे कितना है 7 में से 2 घटा यानी कि 5, इसमें 5 जोड़ते जाओ, उसके बाद 10 बार 10वां पद तक इसको जाना है, ठीक है। उससे पूछ रहे हैं कि 10वां पद तक जाने तक जितना संख्या हमारा आ रहा है उस सबका जो योग कितना होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है, क्या फॉर्मूला होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है ना। एस एन का फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है, ठीक है। आपका फॉर्मूला कहता है एस एन का, ठीक है। इसी फॉर्मूला से हमारा मान को निकालने वाले हैं, ठीक है। तो बस एन यानी कि 10 पदवा का नाम हमें निकालना है, ठीक है। 10 पदों का योग निकालना है, यानी कि 10वां पद। तो एन का वैल्यू हमारे पास कितना है 10 हो जाएगा, ठीक है। एस 10 का वैल्यू हमें निकालना है, तो एन का वैल्यू यानी कि एन के जगह पर हम कितना रखेंगे 10 रखेंगे, ठीक है। 10/2 यानी कि सीधा सीधा हम लोग यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बटा में 2 है, ठीक है। इंटू में 2a का वैल्यू कितना है, यानी कि प्रथम पद यानी कि 2 है, ठीक है। 2 गुना 2 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे प्लस है, और एन का वैल्यू कितना है, यानी कि 10वां पद निकाला 10 हो जाएगा। 10 में से जब हमारा 1 घटेगा, यहाँ पे फॉर्मूला में देखो 10 में से 1 घटाया गया है, 10 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा हमारा, 10 में से 1 घटने के बाद 9 बचता है, तो 9 गुना में डी का वैल्यू कितना है, जब 7 में से 2 घटा करेंगे, दूसरा पद में से पहले पद को घटाओगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा 5 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका कर दो बराबर में 5 इंटू में 2 गुना 2 यानी कि 4 हो जाएगा, और प्लस में 9 बचे 45 हो जाएगा, ठीक है। 45 और 4 कितना हो जाता है 49 हो जाता है, ठीक है। 49 45 और 4 कितना होता है 49 होता है। 49 गुना जब लोग 5 को करोगे तो कितना बचेगा 245 होता है, ठीक है। 245 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको बनाना होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 19 को देते हैं। थोड़ा सा वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा हो, लेकिन आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ सारे क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग 2x पे भी देख सकते हो वीडियो को, 1.5x पे भी देख सकते हो, 1.5x पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप जितना में समझ सको उतना आप लोग देख सकते हो। सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग हमारा कितना होता है समरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट बोलता है आपसे 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न बोलता है आपको ABC में डी एवं ई क्रमशः दिया हुआ है, डी ई क्रमशः दिया हुआ है। ए बी और AC पर 2 बिंदु है तथा DE समांतर है BC है। तो आपसे पूछ रहा है कि यदि AD अनुपात DB बराबर कितना है 2:3 है, और AE बराबर कितना है 1.6 सेंटीमीटर है, तो EC का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो देखो इस त्रिभुज जो हमारे पास दिया है, इस त्रिभुज को हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे त्रिभुज हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा त्रिभुज है ABC। उसके बाद क्या बोला है BC भुजा के समांतर एक ठो क्या है हमारे पास मध्य D पर और E पर है, AB पर क्या है हमारा D है, AB पर हमारा क्या है एक बिंदु D है, एक बिंदु क्या है D है, और AC पर क्या है हमारे पास क्रमशः बोला है ना, AC पर क्या हो जाएगा E हो जाएगा, ठीक है। और बोला क्या है कि DE जो है समांतर है किसके BC के, यानी कि ये भुजा समांतर है किसके इसके। तब से पूछ क्या रहा है, ऐसे बोला है हमारा AD और DB यानी कि AD और DB का अनुपात हमारे पास दिया हुआ है, यानी कि AD बटा में DB बराबर कितना दिया हुआ है हमारे पास 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। इसका अनुपात हमारे पास 2:3 दिया हुआ है। आपसे बोल रखा है AE बराबर भी हमारे पास कितना दिया हुआ है 1.100 दिया, तो इसी का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो बराबर इसका क्या हो जाएगा हमारे पास AE बटा में हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसका अनुपात और इसका अनुपात के बराबर हो जाएगा, ठीक है। AE बटा में हो जाएगा EC के, ठीक है। तो AD बटा में DB का वैल्यू कितना है 2/3 है,
बराबर हो जाएगा हमारा, क्योंकि अनुपात है इसको हम लोग बटा में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास ए का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 1.6 दिया हुआ है, बटा में हमारा कितना है ईसी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से ईसी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ईसी गुना हो जाएगा हमारा 2 से, क्योंकि 63 से गुना होता है, यानी कि 2EC बराबर हो जाएगा किसका 1.6 गुना 3, यानी कि 16 दिया आप लोग कर दो डायरेक्ट, पॉइंट का भी भूल जाओ कुछ देर के लिए, ठीक है। 16 दिया आपका 48 हो जाता है, ठीक है। 48 बीच में पॉइंट दे दो अभी, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास 2EC बराबर होगा 4.8, 2EC बराबर हो गया 4.8 हो गया, ठीक है। तो EC बराबर कितना हो जाएगा, EC बराबर हो जाएगा 4.8 बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक पल के लिए पॉइंट का आप लोग भूल जाओ, ठीक है। तो 48 का आधा कितना होता है, 48 यानी कि 2 से भाग देना है कि आधा करेंगे हम लोग, 24 होता है, ठीक है। 24 होता है, अब बीच में अभी पॉइंट दे दें, यानी कि इसी का वैल्यू कितना आ गया 2.4 आ गया, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कैसे बोलता है आपसे, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो बोल क्या रहा है आपसे AC का अनुपात और EF का अनुपात के बीच का अनुपात कितना है 3:5 है। तो एरिया ऑफ दिया हुआ है त्रिभुज ऑफ, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का दिया हुआ है अनुपात में है एरिया ऑफ त्रिभुज DEF का बराबर है, यानी कि हमारे पास क्या दिया हुआ है BC बटा में दिया हुआ है, BC किसका त्रिभुज है इसका है ना, तो BC बटा में हो जाएगा हमारा EF, क्योंकि अनुपात का हम लोग बटा में भी लिख सकते हैं, ठीक है। EF बराबर कितना हो जाता है हमारा, जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे ना तो बराबर किसका हो जाएगा, क्योंकि समरूप है ना, समरूप है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा में आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF आ जाएगा, ठीक है। इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। BC बटा में EF का वैल्यू रखो, BC बटा में EF यानी कि 3/5 है, क्योंकि अनुपात को हम लोग बटा में भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 10 का 10, यहीं पे हमारा सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है हमारा, 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9 हो जाता है, ठीक है। और 5 का स्क्वायर नीचे 5 है ना, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 हो जाता है, ठीक है। और बटा का हम लोग अनुपात में भी लिख सकते हैं, यानी कि 9:25 हो जाएगा, कहाँ पे 9:25, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाने वाला है, ठीक है। आगे देखो 9 प्रश्न हमारा बचा हुआ सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा हमेशा आपको समझाया जाएगा। तो 22वां प्रश्न बोलता है आपका बिंदु दिया हमारे पास P, पहला बिंदु हमारे पास 0,0 P और Q है हमारे पास -3 -4 के बीच का दूरी हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो दूरी सूत्र क्या होता है हमारा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और सबका अंदर का रूट हो जाता है, ठीक है। कुछ इस फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं क्या, बीच के दूरी का, 2 पॉइंट के बीच का दूरी का, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ऐसे यहाँ पे ये भी है, मैं मिटा क्यों रहा हूँ कि ताकि मैं इसका वैल्यू को P का वैल्यू को देख सकूँ आसानी से, ठीक है। और आप लोग भी देख सको। देखो अब x2 का वैल्यू हमें चाहिए, x2 का वैल्यू हमें इस फॉर्मूला पे रखना होगा, ठीक है। तो x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो हमारा दूसरा बिंदु दिया है Q बिंदु क्या है हमारे पास -3,4 है। तो x2 यानी कि पहला संख्या हमारा x होता है, यानी कि x2 हमारा वो हो जाएगा, ठीक है। -3 और माइनस में x1 का वैल्यू कितना है, x1 और y1 दोनों का वैल्यू हमारे पास 0 है, ठीक है। 0 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करो और प्लस में और y2 का वैल्यू कितना है -4 है, -4 माइनस में y1 का वैल्यू कितना है 0 है, ठीक है। 0 का स्क्वायर है, ठीक है, सबका रूट हो जाएगा। उसके बाद -3 में से जब 0 घटेगा तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, यानी कि -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में -4 में से जब कुछ घटाओगे तो 0 घटाओगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सबका रूट यहाँ पे। उसके बाद माइनस का स्क्वायर कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है, प्लस हो जाता है। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा पास 9 प्लस में और माइनस का स्क्वायर यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी कि 9 प्लस में 16 हो जाएगा, ठीक है। रूट का 9 प्लस का 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करो 9 और 16 कितना होता है 25 होता है, 25 का रूट कितना निकलता है 25 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 5 लिख सकते हैं। और रूट के अंदर से 2 के बाद 1 बाहर निकल जाएगा, 5 इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाने वाला है, 5 इकाई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको बनाना होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 23 बोलता है आपका आपसे दो बिंदु आपके पास दे दिया गया, पहला आपके पास 1,2 और दूसरा 3,4 को मिलाने में रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो मध्य बिंदु निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है, x1 प्लस में x2 बाई में हमारा होता है 2 और दूसरा होता है y1 प्लस में y2 बाई में होता है हमारा 2, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा मध्य बिंदु हो जाएगा, ठीक है। x1 का वैल्यू कितना है हमारे पास x1 यानी कि इसमें हमारा पहला संख्या कितना है 1 है, प्लस में x2 यानी कि इसमें हमारा दूसरा पहला संख्या कितना है 3 है, बटा में 2 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा y1 का वैल्यू कितना है 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 प्लस में y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 बटा में कितना जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और 3 प्लस 1 कितना होता है 4 होता है, 4 बटा में 2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना 4 प्लस 2 यानी कि 6 बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है।
4/2 और यहाँ पे 6/2, ठीक है। अब इसको काटो, 2 से 2 बार में कटेगा, हमें 3 बार में कटेगा, यानी बिंदु कितना के पास 2,3 आ गया, ठीक है। 2,3 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2 में देख दो, 2,3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाने वाला है। देखो 24 बोलता है आपसे ए 3 बिंदु आपके पास दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका होता है क्षेत्रफल निकालने का 1/2 इंटू में x1 इंटू में y2 माइनस का y3 प्लस में x2 इंटू में x2 इंटू में क्या होता है y3 माइनस का y1 और उसके बाद प्लस में x3 ना x3 इंटू में क्या हो जाता है हमारा, इंटू में हो जाता है हमारा x1 माइनस में y2, ठीक है, y1 माइनस में y2। इस फॉर्मूला पे हमको इस सारे वैल्यू को रखना होगा और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमारा क्या मिलेगा, x1 y1 मिलेगा, इसमें हमारा x2 y2 मिलेगा और इसमें हमारा x3 y3 मिलेगा, ठीक है। इस फॉर्मूला आपको बैठाना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कौन सा आंसर आ जाएगा हमारा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूँ। आपका जो आंसर आने वाला है 2 इकाई आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है, जिसके कारण आपको खुद से कैलकुलेशन इसका करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था क्वेश्चन नंबर 25, काफ़ी आसान प्रश्न। देखो बोलता है आपसे कोस ए बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ है, कोस ए बराबर हमारे पास दिया हुआ है 3/5। आप लोगों को पता है कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, b/h होता है, यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और h का वैल्यू 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या, कोसेक ए का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। कोसेक ए का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक ए का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास एस बटा में पी होता है। इस सारे वैल्यू को आपको याद रखना पड़ेगा। तो हमें क्या चाहिए, एस का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 5 हो जाएगा और बटा में पी चाहिए हमें ना, पी का वैल्यू हमारे पास नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके पी का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय, एच स्क्वायर प्लस में बराबर में होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले पर वैल्यू को पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बी का वैल्यू कितना है हमारे पास, एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू हमारे पास 5 है। यहाँ पे देखो एच का वैल्यू कितना है 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। और प्लस में बी का वैल्यू कितना है हमारे पास, बी का वैल्यू 3 है, ठीक है। 3 का स्क्वायर यानी कि डायरेक्ट हम लोग इससे 9 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 का स्क्वायर मैं लिख देता हूँ, क्या आ गया मेरे पास 5 का स्क्वायर, 5 का करो स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 हो जाता है, ठीक है। 25 हो जाता है बराबर कितना हो जाएगा पी का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 हो जाता है, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 हो जाता है, ठीक है। और 25 की तरफ इस 9 को लावे, इसे 9 प्लस में 25 की तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 25 माइनस का 9 बराबर में पी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचता है आपका 16 बचता है, यानी कि 16 बटा में हमारा कितना हो जाएगा पी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और जब स्क्वायर जब इधर जाता है बराबर के इधर तब रूट में जाता है, ठीक है। तो रूट का 16 हो जाएगा, ठीक है। रूट का 16 का हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 गुना में 4 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 गुना में 4 लिख सकते हैं। रूट के अंदर से 4 के 2 के बदले 1 निकलता है, यानी कि 2 4 है तो बदले में 1 4 बाहर निकलेगा, यानी कि पी का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। तो इस पी की जगह पर कितना रखेंगे हम लोग, इस पी की जगह पर हम लोग 4 रखेंगे, ठीक है। कितना आ गया हमारा कोसेक ए का वैल्यू कितना आ गया 5/4 आ गया। तो 5/4 कहाँ पे है, 5/4 हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 हो जाते हैं। 26 बोलता है आपका हमारे पास दिया हुआ है 2 sin a बराबर √3, 2 sin a बराबर में √3 दिया हुआ है, ठीक है। तो sin a बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग, sin a बराबर लिख सकते हैं हम लोग √3 और इधर 2 गुना में है, इधर क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, ठीक है। देखिए sin a का वैल्यू कितना है √3 आएगा, ठीक है। तो sin a बराबर हम कितना लिख सकते हैं √3/2। साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, √3/2 होता है। तो साइन 60 डिग्री इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। √3/2 लिखो या फिर साइन 60 डिग्री लिखो, बात तो बराबर है ना। और मान लो कि साइन से साइन कट गया, ऐसे काटना नहीं है, लेकिन मान लो साइन से साइन कट गया, ठीक है, मानना होता है ऐसा। तो ए का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, ए का वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा। 60 डिग्री कहाँ पे हमारा, 60 डिग्री कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 3 में देखो तो 60 डिग्री पर दिया है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है आपका कोट 90 - a यानी कि कुछ भी घट रहा है, अगर 90 में से घट रहा है, ठीक है, अगर 90 में से घट रहा है कुछ भी, ठीक है, तो वहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फलन दिया हुआ है आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। कोट आपका चेंज होता है 10 में, यानी कि 10 के साथ हमारा ए वाला जो हमारा जिसके साथ चेंज हो रहा है वही वाला हमारा आता है, यानी कि कौन सा जगह 10a, इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो 28 बोलता है आपसे दी गई आकृति में कोण OPA बराबर 35 डिग्री, यानी कि कोण OPA कितना है 35 डिग्री हमारा। हमसे क्या पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि AOP का मान क्या हुआ, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है AOP, यानी कि ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है क्या होता है, ठीक है। मान लो ये देखो हमारा क्या है, हमारा बी एक तो बाह्य बिंदु है आपका, क्या है वृत्त है, और वृत्त का बाह्य बिंदु पी है। पी से आपका एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, ठीक है। और स्पर्श रेखा जहाँ पे खींचता है और त्रिज्या हमारा यह है, वृत्त का तो त्रिज्या है ना, और स्पर्श रेखा जहाँ पे खींच रहा है
वृत्त के बीच में टच करा है, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, और त्रिभुज का अंतः कोणों के बाद तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, आप लोग को पता होगा। ये कितना हो जाएगा, कोण 90 प्लस में, और एक कोण हमारे 35 दिया हुआ है। ठीक है, 35 प्लस में कोण कितना, कौन सा निकालना है, ए ओ पी। ठीक है, कोण ए ओ पी बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करो, 35 प्लस 90 को जोड़ो, 35 प्लस 90 कितना हो जाता है हमारे पास, 125 होता है। ठीक है, 125 प्लस में कोण ए ओ पी बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, 180 हो जाएगा। अब कोण निकालो ए ओ पी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में से घटेगा हमारा कितना, 125 घटेगा। जब 125 में से घटेगा 180 में से 125 घटेगा तो कितना बचेगा, हमारा 55 बचेगा, यानी कि कोण ए ओ पी का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 55 डिग्री आ गया। तो कहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 2 प्रश्न हमारा और ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है। ठीक है, बोलता आपका 29 नंबर प्रश्न, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की संख्या हो सकती है। ठीक है, मान लो कोई वृत्त है। ठीक है, और बाह्य बिंदु कोई हमारा एक ये है। ठीक है, मान लो बिंदु पी है, इस यहाँ से हम लोग को स्पर्शरेखा खींचना है वृत्त पे। स्पर्शरेखा कितनी स्पर्शरेखा खींचा जा सकता है, यानी स्पर्शरेखा ऐसी रेखा होती है जो कि आपका वृत्त को टच करके जाना चाहिए, ना ही अंदर से जाना चाहिए ना ही बाहर से जाना चाहिए, टच करके सिर्फ जाना चाहिए। एक यहाँ से जाता है हमारा और एक हमारा इधर जाता है। नहीं, कितना टोटल हुआ, 2 हुआ टोटल रेखा ना। तो कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर 3 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से केवल और केवल 2 ही स्पर्शरेखा वृत्त पर खींची जा सकती है। ठीक है, आगे देखो लास्ट प्रश्न ऑब्जेक्टिव का, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर चलेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रश्न को भी हम लोग ऐसे सोल्यूशन के साथ काफी आसान भाषा में हम लोग समझते हुए चलेंगे। ठीक है, बोलता है किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पासे पर सबसे पहले आपको जानना होगा पासे पर होता कितनी संख्या है, तो कितना हो जाएगा, पासे पर टोटल संख्या कितना होता है, 1 होता है, 2 होता है, पासे मतलब लूडो की गट्टी ना, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। ठीक है, इतनी सारी संख्या होती है पासे पर, हमसे पूछ कर रहा है सम संख्या आने का। तो सम संख्या आने का क्या हो जाएगा, मान लो S2 आने का, S2 इसको मान ले रहा है। ठीक है, तो सम संख्या आने का प्रायिकता क्या हो जाता है हमारा, सम संख्या कौन सा, 1 है, 2 है, 3 है, कौन कौन सा हमारे पास, 2 है और 4 है और 6 है, आपका यही सम संख्या है ना। इसमें कौन कौन सा सम है, 2 है, 4 है, 6 है, यही आपका सम आ सकता है, इसके अलावा तो कोई और सम आ नहीं सकता है। तो कितने हो गए टोटल, 3 संख्या हो गया, इसमें कितनी टोटल संख्या 6 है, तो लोग क्या करेंगे 3/6 करेंगे, 3/6 कर देंगे, कितना बार में कटेगा, 1/2 बार में कटेगा, कौन सा देगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाने वाला। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो काफी लंबा हो चुका है, लेकिन आप लोग मैनेज करने की, हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन को समझते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, काफी वायरल क्वेश्चन का वो कराया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते सबसे पहला प्रश्न क्या बोलता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, आप यहाँ पे जो भी सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हो, सारे के सारे क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन के साथ आंसर को भी देखने वाले। ठीक है, चलो वीडियो को अंत तक देना। अपन लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे मोबाइल पे सारा का सारा प्रॉपर सोल्यूशन करना पॉसिबल तो नहीं है, इसलिए हम लोगों ने सोल्यूशन करके रख लिया है। मैं आप लोग वहाँ पे लेकर के चलता हूँ। ठीक है, इससे पहले आप लोग सारे के सारे प्रश्न को देख लो, यहाँ पे आपका प्रश्न दे दिया गया है। ठीक है, इसी प्रश्न को वहाँ पे लिखा गया है। तो चलिए फिर हम लोग सारे प्रश्नों को उत्तर को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सारे के सारे प्रश्न आपका उठाया गया है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या था, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM निकालना था। ठीक है, तो देखो 96 का आप लोग कर दो गुणनखंड, और जब आप लोग दूसरे से लगाओगे तो कितना बार में लगेगा, ये हमारा लग जाएगा 48 बार में लग जाएगा। ठीक है, 48 बार में लग जाएगा। ठीक है, फिर से 2 से लगा, कितने बार में लग जाएगा, ये हमारा 24 बार में लग जाएगा। ठीक है, फिर इसको 2 से लगा तो कितना बार में लगेगा, हमारा 12 बार में लगेगा। फिर इसको 2 से लगा तो 6 बार में लगेगा, जब फिर से 2 से लगा तो 3 बार में लगेगा। ठीक है, इसे दिखाना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में आप लोग रफ है भी से कर सकते हो। फिर यहाँ पे क्या गया, 2 आया, 2 आया, 2 आया, 2 आया, 2 आया, कितना बार 2 आया हमारा, 1 2 3 4 5 बार 2 आया, एक बार 3 आया। ठीक है, 1 2 3 4 5 बार 2 और एक बार 3 आ रहा है हमारा। ठीक है, 2 का पावर 5 यानी कि 2 का बार 5 बार और 3 हमारा एक बार। ठीक है, प्रॉपर हम लोग समझते हुए सारे क्वेश्चन को चलेंगे। ठीक उसी तरीके से आपको 404 का भी निकालना, तो 404 को आप निकालोगे तो कितना जाएगा, 404 है ना, 404 यानी कि 2 से लगा इसे तो कितना बार में लगेगा हमारा, 404 यानी कि 202 बार में लगेगा। फिर इसे 2 से लगा तो कितना बार में लगेगा, 101 बार में लगेगा। ठीक है, 101 हमारा अभाज्य संख्या यानी कि किसी भी संख्या से नहीं करता, तो कितना आ गया हमारा 101 गुना 2 गुना 2 यानी कि 101 गुना 2 गुना 2 यानी कि 2 का पावर 2 गुना में 101। तो सबसे पहले आपको HCF हमसे पूछा कि HCF और LCM पूछा है ना, तो HCF हम लोग क्या निकालते हैं, जो हमारा कॉमन होता है, इसमें हमारा 2 है। ठीक है, 2 इसमें 2 है, इसमें भी 2 मिल सकता है। ठीक है,
तो कॉमन क्या है, 2 का पावर 2 दोनों में कॉमन आ रहा था, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, एचसीएफ हो जाता है। बाकी बात कॉमन निकालने के बाद जो भी संख्या बचता है एक कॉमन वाला, और उन दोनों को सारे को गुना करने पर जो भी हमारा आता है वो हमारा एलसीएम हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका एलसीएम यहाँ पे हो जाता है 96, ठीक है। ताकि आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है आपका, वह द्विघात बहुपद ज्ञात के जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल हमारे पास -3 और 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आपका फार्मूला होता है द्विघात बहुपद निकालने का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एस, यानी कि मान लो ए एस है, हमारा पी है, ठीक है। कुछ तरीके से इस तरीके से आपको निकालना था। यहाँ पे एस का वैल्यू, यहाँ पे पी का वैल्यू रखोगे, आपका क्या मिल जाएगा, द्विघात समीकरण आपका मिल जाएगा। आगे तो 33 बोलता है आपका, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप है डी ई एफ के, और इसके इनके क्षेत्रफल क्रमशः 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ई ए बराबर 15.4 सेंटीमीटर है तो बी सी का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ दिया हुआ है, एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ डी एफ, क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ कितना 96 और 121, यानी कि एरिया ऑफ ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 है और डी ई एफ त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 121 दिया हुआ है। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर समरूप है त्रिभुज तो पहले ही बोल दिया कि हमारा समरूप है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोल दिया है ये दोनों त्रिभुज समरूप है। जो समरूप है तो मैंने एक ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों को बताया था, कुछ इस तरीके से पता था। समरूप है तो क्या हो जाता है, हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है तो हमारा भुजाओं के संगत भुजाओं के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका ई एफ का मान हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा इन दोनों का स्क्वायर करोगे आप लोग, जब यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर हो जाकर रूट में आ जाता है ना। रूट का जब इधर आ जाएगा हमारा रूट, तो 64 में से हमारा क्या निकलेगा 8 निकलेगा। किसका होता है 11 का होता है। तब अब 63 से गुना कर दो, 20 गुना हो जाएगा 11 से, और हमारा 15.4 गुना हो जाएगा 8 से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 15.4 गुना में हो जाएगा 8, और जब हमारा 11 गुना बीसी था, अब बीसी में से जब 11 इधर आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, ठीक है। जब इसको गुना करोगे 15.4 गुना 8 तो कितना हो जाएगा 123.2 हो जाएगा। 123.2 को काटोगे तो कितना बचेगा हमारा 11.2 सेंटीमीटर, बिल्कुल इसका राइट आंसर हमारा हो जाने वाला, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। 34 बोलता है आपसे, एक शख्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आपको दिया गया कुछ इस तरीके से आपका समदूरस्थ निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, काफी आसान प्रश्न आप लोग समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 को देते हैं। 35 बोलता है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में cos स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब पूछ रहा है, ठीक है। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है हमारा 1 होता है। उसके बाद sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है। उसके बाद cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है। तो मैं क्या बोला था 2 गुना tan स्क्वायर 50 डिग्री, यानी कि 2 गुना tan 50 डिग्री का वैल्यू कितना, tan 50 डिग्री का वैल्यू 1, और 1 का हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 का स्क्वायर है। उसके बाद प्लस था इसमें ना, प्लस हो जाएगा यहाँ पे प्लस का प्लस। उसके बाद साइन स्क्वायर 50 डिग्री, 50 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद माइनस में कोस स्क्वायर 50 डिग्री, उसका वैल्यू कितना होता है 1/√2। ये दोनों हमारे आपस में क्या हो जाएगा, एक तो माइनस में एक तो प्लस में, तो कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 गुना 1 यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हमारा जाएगा 2 हो जाएगा। या फिर आप लोग इसको हल कर भी आप लोग इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया, काफ़ी आसान भाषा में आपको समझा दिया गया। तो आपका एक बिंदु ए से, यानी कि कोई एक बिंदु है ए, ठीक है। आपका क्या है बिंदु है ए है, ठीक है। वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, आपका कोई वृत्त है, इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। देखिए हमारे पास कितना है, हमारे पास ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हमारा स्पर्श रेखा है, इसका लंबाई हमारे पास 4 सेंटीमीटर दिया है। एक की केंद्र से दूरी, मान लो इसका केंद्र से दूरी कितने दिया हुआ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल क्या रहा है आपका वृत्त की त्रिज्या, यानी कि ए वाला भुजा हमसे पूछ रहा है। तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन ऐसा कराया था, ठीक है। आपको जो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कौन सा बनता है, हमारा समकोण बनता है, ठीक है। यानी कि 90 डिग्री का कोण बनता है। और आप लोगों को पता होगा कि 90 डिग्री कोण के सामने वाला कौन सा भुजा होता है, हमारा कर्ण होता है, ठीक है। सामने के भुजा कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना होता है लंब का स्क्वायर, यहाँ हमारा लंब हो जाएगा, और आधार बराबर में प्लस में आधार का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो वह आधार का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो इसका कौन सा बिंदु हमारा ए वाला, ये ए बिंदु है। उसके बाद हमारा मान लो ए ओ है, और हमारा क्या है हमारा टी है, ठीक है। हम लोग ऐसा मान ले टी क्या है हमारा स्पर्श बिंदु है, ठीक है। हमारा क्या है स्पर्श बिंदु है। उसके बाद हम लोग क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा क्योंकि देखो ओ ए हमारा क्या है कर्ण है, ओ ए क्या है हमारा कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारा ओ टी, यानी कि आपका ओ और टी आपका ए वाला है, ठीक है। ओ और टी
का स्क्वायर प्लस में 80 यानी कि ए और ए वाला बिंदु, ठीक है, ए और ए वाला बिंदु, ठीक है, ए और ए वाला बिंदु का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ओ ए का वैल्यू कितना है, बस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, ओ ए का वैल्यू 5 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आर का स्क्वायर, मान लो कि ओ टी जो हमारे पास क्या है, आर है यानी कि त्रिज्या है, यही आर का वैल्यू हमें निकालना है। उसके बाद 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये वाला 4 जो है हमारा इसका स्क्वायर है, क्योंकि हमारा क्या है, लंब वही है, ए टी वही है। तो उसके बाद 5 का स्क्वायर करके 25 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। आर का स्क्वायर इधर रहने दो, और जब 25 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। 25 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा, 9 ही बचेगा ना। उसके बाद आर जब उधर जाएगा तो स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट में बनेगा, 9 का रूट कितना निकलता है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर बिल्कुल हमारा राइट हैंड हमारा हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। 37 बोलता है एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जिसकी परिधि हमारे पास 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर होता है बराबर कितना हमारे पास 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो पाई का वैल्यू कितना 22/100 होता है। आर यही हमारा आर हमें निकालना है, ठीक है। तो आर निकालेंगे, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने का भी फॉर्मूला होता है, हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे उससे पहले। लेकिन हम लोग आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो जब 22 गुना होगा 2 से, ठीक है। सिंपल से आप लोग 22 से इस 22 को काट भी सकते हो, क्योंकि बराबर में है, और इधर जब 22 जाएगा तो हमारा कट ही जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2/7, 2/7 बराबर हो जाएगा हमारा आर के हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 7 जब इधर जाएगा तो भागा से उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और गुना से इधर आएगा तो 2 भागा में हो जाएगा। 7/2 किसका माना गया, आर का माना गया। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, चतुर्थांश यानी कि वृत्त का चौथा भाग। चौथा भाग यानी कि कुल एरिया को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका डिवाइड करना होगा, ठीक है। 1/4 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू यानी कि 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 7/2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको लिखना होगा। उसके बाद इतना का लोग गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 22 गुना 49 और 7 गुना 4 गुना 4 बराबर 112 हो जाएगा, ठीक है। और जब आप ऊपर गुना करोगे तो 1078/112 आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप काट के भी कैलकुलेशन कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 से यहाँ पे 2 बार 11 बार में कटेगा ना, 11 बार में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 11 बार में कटेगा, काट करके आप लोग करोगे आपका आसानी से आंसर आएगा, ठीक है। कुछ इतना ही आंसर आएगा, लेकिन आसानी से आंसर आएगा। 77/8 भी आप लोग आंसर को छोड़ सकते हो, ठीक है, आपको उतना ही आएगा। और फिर देखो 2 मार्क्स वाले में सबसे लास्ट प्रश्न हमारा होने वाला, ठीक है। आपको 2 मार्क्स वाला में 8 प्रश्न पूछ रहेगा, उसमें से आपको 2 ही प्रश्न का जवाब देना होगा, ठीक है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित के प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा, ठीक है। एक पासे को फेंका जाता है जिसमें परिणाम अधिकतम क्या क्या हो सकता है। मैंने एक ऑब्जेक्टिव में कराया कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। पासे में इतना ही संख्या होता है, आपको पता होगा। सबसे पहले हम लोग क्या निकाले, एक अभाज्य संख्या निकालने का। अभाज्य संख्या कौन कौन सा होता है हमारा, इसमें अभाज्य संख्या होता है 2, 5, 3 होता है, ठीक है। 2, 5, 3 होता है। अनुकूल परिस्थिति कितने हो सकते हैं, 3 हो सकती है। 2 अभाज्य है इसमें और 3 अभाज्य है, उसके बाद 5 अभाज्य, बाकी बात सब तो भाज्य है ना। और देखो संख्या कितनी है, 3 है, ठीक है। तो 3 में टोटल 6 हो जाएगा, ठीक है। पी अभाज्य हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अभाज्य का, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। एक का पहला आंसर हो गया पहला क्वेश्चन का। दूसरा पूछा गया था विषम संख्या का। विषम कौन कौन सा है इसमें, 1 है, 3 है और 5 है। तो अनुकूल 3 पर हो सकते हैं, ठीक है। प्रायिकता कितना हो जाएगा, 3/6 लिखेंगे हम लोग, 1/2 भी आपका, ये भी आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों हमारा। उसके बाद आया था सेक्शन डी। सेक्शन डी में हमारा 3-3 मार्क्स से सारा प्रश्न होने वाला। 8 प्रश्न आपका इसमें पूछा जाए, जिसमें से आपको 6वें प्रश्न को जवाब देना होगा, ठीक है। इसमें सबसे पहला प्रश्न बोलता है सिद्ध कीजिए कि 3+4√5 का क्या है, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना होगा, ठीक है। प्रूव दैट 3+4√5 इज एन इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्वेश्चन को आंसर को देख लेते हैं। बाकी बात यहाँ पे सारा क्वेश्चन को जो भी आपका इसमें आपका 3 मार्क्स वाला में सारे क्वेश्चन को हम लोग आंसर के साथ सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन करना तो पॉसिबल है नहीं, हम लोग अलग पीडीएफ में देख लेते हैं। क्वेश्चन 39 क्या बोला था कि सिद्ध कीजिए कि 3+4√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको मानना होगा, क्या मानना होगा कि 3+4√5 एक परिमेय संख्या है। एक प्रश्न 100% का पैसा रहेगा, ठीक है, 3 मार्क्स वाला में। 3+4√5 क्या है, परिमेय संख्या आपको मानना होगा सबसे पहले, यानी कि हम उल्टा मानते हैं ना। तो अब इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर ≠0, क्योंकि ये आपका किसका परिभाषा है, आपका परिमेय संख्या का परिभाषा ही ये होता है कि P/Q के रूप में आपका परिमेय संख्या को लिखा जा सकता है। तो हमने मान लिया है कि 3+4√5 क्या है, परिमेय संख्या है, जिसको भी तो लिखा जा सकता है, ठीक है, हमारे मानने के अनुसार, यहाँ के Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो 3+4√5 को हम लोग P/Q के रूप में लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या हो जाएगा, 3 इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक, कुछ इस तरीके से। फिर 5
√5 बराबर कितना हो जाएगा 4, जब इधर जाएगा तो बटा में 4 आ जाएगा, 4 क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और इसका एलसीएम यहाँ पे लेने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमको लिखना होगा चूंकि पी और क्यू पूर्णांक है, क्या हमारा पी और क्यू हमारा पूर्णांक है, और p - 3q/4q एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है, जिसका अर्थ है कि √5 भी परिमेय संख्या है, ठीक है, जो गलत है, जो कि क्योंकि हम लोग जानते हैं कि √5 क्या होता है, अपरिमेय संख्या है। हम लोग जानते हैं ना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो लेकिन ये हमारा क्या है, हमारा पूर्णांक से ये हमारा परिमेय संख्या बन जा रहा है, लेकिन √5 हमारा अपरिमेय संख्या है, जिसके कारण हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या कभी नहीं हो सकता, यानी कि अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या कभी नहीं हो सकता, जिसके कारण हम लिखेंगे जो कि गलत है, ठीक है। अतः हमारी मान्यता गलत है, चूंकि इसलिए 3 + 4 √5 क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। कुछ इस तरीके से आपको सिद्ध करने में काफ़ी आसान भाषा में आपको समझा दिया गया और लिख भी दिया गया, ठीक है। उसके बाद हमारे तक क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है आपका समीकरण x - y + में 1 बराबर में 0 और 3x + 2y बराबर माइनस में 12 बराबर 0 का ग्राफीय विधि से हल कीजिए। काफ़ी ज़्यादा बच्चे इस क्वेश्चन को देखने के बाद डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं, सबसे आसान क्वेश्चन यही होता है। आपको 3 मार्क्स उठाने का बहुत ही आसान मौका देता है आपका बोर्डर, ठीक है। देखो x - y + में 1 बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बिंदु को निकालेंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर 0 मान लेंगे, ठीक है। 0 मानेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 - y + 1 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 मानो तो 1 आया, ठीक है। पहला बिंदु हमारे पास कितना गया, पहला बिंदु जो हमारे पास आया, मान लो हमारा बिंदु ए आया, ठीक है। बिंदु कितना है 0,1 है, क्योंकि हम पहले x वाले को लिखते हैं, बाद में y वाले को लिखते हैं। 0,1 आया, ठीक है। तो इसे आपको क्या करना है, इसे आपको नोट कर लेना है, ठीक है। 0,1 कुछ इस तरीके से आपको लिखना होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है, इसी रूप में। उसके बाद इसी समीकरण में क्या करेंगे, y बराबर 0 मानेंगे, तो y बराबर 0 मानेंगे तो x - 0 + में 1 बराबर में 0, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि बिंदु हमारे पास क्या आ जाएगा, बिंदु जो हमारे पास आएगा माइनस का 1 कोमा में 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले x को लिखते हैं, ठीक है। तो दूसरा बिंदु हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 1 कोमा में 0 आ गया, ठीक है। एक रेखा हमारा बन गया, ठीक है। ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से होता है, ग्राफ पे आपको ये दोनों बिंदु जहाँ जहाँ भी आएगा उसके मदद से आपको एक सीधी रेखा खींच देना है, ठीक है। उसके बाद देखो इस बिंदु से उसी तरीके से 2 बिंदु निकालना है। उसके बाद जहाँ पे भी कट करेगा, ठीक है, जहाँ पे भी कट करेगा वहाँ पे जो आंसर आएगा, मान लो यहाँ पर 2,3 आएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, x और y का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। आपको लास्ट में लिख देना x बराबर 2 और y बराबर 3, वहाँ पे आपको ग्राफ दिया जाएगा एग्जाम में, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको बनाना होगा, ठीक है। हो सकता है कि आपका यही सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा, आपका अंक भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना। अभी आप लोग स्टेप में आप लोग को बता दिया हूँ, उस तरीके से आपको सोल्यूशन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 को हम लोग देखते हैं। 41 बोलता है आपका किसी एपी के 17वां पद हमारे पास दिया हुआ, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो उसका सार्वंतर हमसे पूछ रहा है, ठीक है। माना पहला पद ए है, सार्वंतर डी है, ऐसा तो होता है, आप लोग सबको पता है। तो टी 17 बराबर कितना हो जाएगा, ए + में 16d, टी 10 बराबर में ए और प्लस में 9d हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न अनुसार हमें क्या बोला है, a + 16d बराबर हो जाएगा a + 9d + 7, ठीक है, क्योंकि 7 अधिक है उससे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, डी का वैल्यू निकालेंगे। इधर 9d क्या है हमारा प्लस में है, ए वाला ए और ए वाला तो एक कट जाएगा, सिंपल सा। 9d इधर प्लस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 16 में से 9 कटेगा 7d बचेगा, 7d बराबर 7 हो जाएगा, यानी कि डी का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 7 से कट जाएगा हमारा, डी का वैल्यू यहाँ से हमारा 1 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सार्वंतर ही पूछा था, सार्वंतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 42 बोलता है हमसे वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके बिंदुओं ए हमारे पास बिंदु दिया है 1, -5, दूसरा बिंदु है बी हमारे पास क्या है -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक सच से विभाजित होता है, ठीक है। एक से विभाजित होता है, इसका हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु x, 0 है होगा, माना अनुपात कितना है 1 से विभाजित होता है, ठीक है। तो 0 बराबर कितना आ जाएगा हमारा सूत्र से, विभाजन सूत्र से हमारा क्या हो जाएगा, 0 बराबर हमारा आ जाएगा k × 5 प्लस में 1 × -5, तो क्या आ जाएगा हमारा 5k - 5 और बटा में k + का 1। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, k का वैल्यू निकालेंगे, k का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो अनुपात कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। आगे देखो 43वां प्रश्न बोलता है बिंदुओं ए हमारे पास दिया हुआ है -5, -1, बी हमारे पास 3 कोमा में -5 और सी हमारे पास 5,2 से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल। एक 100% आपका ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है हमारा 1/2 इंटू में x1 इंटू एक ऑब्जेक्टिव में था, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसी फार्मूला से आपको बनाना है, तो यहाँ पे बना भी दिया गया, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। 1/2 इंटू में x1 इंटू y2 - y3 प्लस में x2 इंटू y3 माइनस में y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस में y2। फार्मूला को याद करने का सिंपल सा ट्रिक यही है कि y1 यहाँ पे हो गया 2 3, ठीक है, y2 यहाँ पे 2 हो गया, उसके बाद क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 के बाद हमारा 4 तो जाना नहीं है, 1 आ जाएगा, ठीक है। 3 यहाँ पे
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 के बाद 4 तो जाना नहीं है, तो y1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। या फिर आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो x1 x2 x3, उसके बाद यहाँ पे 23 31 12 23 31 12 y का 23 और यहाँ पे भी 31 और यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है y2 y3 है, तो 23 बन रहा है यहाँ से, और यहाँ से क्या बन रहा है 31 बन रहा है, यहाँ से क्या बन रहा है 12 बन रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। इसका मान यहाँ पे रख देना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास समीकरण में क्वेश्चन में हमारे पास x1 y1 का वैल्यू दिया हुआ है, x2 y2 का वैल्यू, x3 y3 का वैल्यू दिया हुआ है। सिंपल सा उसको यहाँ पे पुट करना है, आपका आंसर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 32 वर्ग इकाई आ जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था 43 के बाद हम लोग 45 को देख रहे हैं, ठीक है। बच्चा में क्वेश्चन नंबर 44 को हम लोग लास्ट में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 44 को देखेंगे। 45 बोलता है आपसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको रचना करना है, तो रचना वाले को आप लोग खुद करना, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टेप आपको लिख दिया, बाकी बात आपको इसको पढ़ लेना है, ठीक है। बाकी बात यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 को हम बताया, तो 46 बोलता है आकृति में वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए, यहाँ पे देखो एक वृत्त हमारे पास अर्धवृत्त का चतुर्भुज 46 बोलता है आकृति में, यहाँ पे जो आकृति दिया है इसके बात कर रहा है, वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बनाया गया है। वृत्त के अंतर्गत क्या बनाया गया ओ ए बी सी हमारा एक वर्ग बनाया गया है। यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर कितना है हमारे पास, इसका वैल्यू कितना दिया 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो छुआंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ के पाई बराबर कितना है 3.14 लेना का प्रयोग कीजिए। तो देखो सबसे पहले हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और पूरे के क्षेत्रफल में से घटा देंगे। जब हम लोग पूरे के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास नहीं बच जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो कि हमसे पूछ रहा है, ठीक है। फिर से समझो, पूरा का क्षेत्रफल में से हम लोग इसका क्षेत्रफल घटा देंगे, बच जाएगा हमारे पास ए वाला और ए वाला, ठीक है। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, इसका क्षेत्रफल यानी कि इस वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना होगा। तो देखो वर्ग ओ ए बी सी में देखो ओ ए बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर, इसका 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो इसका व्यास हम लोग कितना निकालेंगे, इसका वृत्त का व्यास निकालेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखो केंद्र है हमारा, केंद्र से यहाँ पे परिधि तक जा रहा है, यहाँ पे केंद्र से परिधि तक जा रहा है, तो इसी से हमारा क्या निकल जाएगा त्रिज्या निकल जाएगा। तो आप लोग को पता है वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है ओ ए का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर ना, ए और बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर का रूट बराबर हो जाता है किसका, इसका विकर्ण हमारा आया था, ठीक है। कोई इस तरीके से आपको निकाला होता है, विकर्ण का वैल्यू कितना आ जाएगा 20√3 आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ गया 20√3 आ गया, यानी कि कुल मिलाकर के हमारा त्रिज्या का वैल्यू आ गया 20√3, क्योंकि ये भी इसके बराबर हो जाएगा इसके, क्योंकि केंद्र से ही दोनों बिंदु गया है और परिधि तक गया है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे जो किया हुआ है इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, दूसरा नियम से बनाया होगा, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक है। देखो इसका वैल्यू हमें मिल चुका है, ठीक है, इसका वैल्यू हमें मिल चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 गुना में पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, गुना में पाई आर स्क्वायर, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 4 भाग हम लोग निकाल देते हैं, यानी कि चौथा भाग हमारा हो जाता है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 1/4 गुना में हमारा कितना, पाई का वैल्यू कितना लेना है 1.314 गुना में आर का वैल्यू कितना आया हुआ है 20√2 का हमारा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इस पॉइंट जब नीचे जाएगा तो कितना नीचे 2 जीरो आ जाएगा, यानी कि जब हमारा 314 बटा में कितना आ गया 100 आ गया, यानी कि 314 बटा में हम लोग 314 बटा में हम लोग कितना लिख सकते 4 गुना 100, यानी कि 400 हो जाएगा हमारा, 400 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। और 20 का स्क्वायर कितना 20 का स्क्वायर 400 गुना में √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ठीक है। 400 से 400 कटेगा, 314 को 2 से काटो, 314 को 2 से काटोगे तो कितना बचेगा आपका जो बचेगा 157 बचेगा, ठीक है। 157 आ गया हमारा त्रिज्या खंड के पूरे के क्षेत्रफल आ गया 157, ठीक है। पूरा जो हमारा था 157 आ गया, ठीक है। इस पूरे में से हम लोग क्या करेंगे इस वृत्त के क्षेत्रफल को घटाएंगे, तो वृत्त के क्षेत्रफल हमारा क्या होता है वर्ग है हमारा, वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग घटाएंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा हमारे पास दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे 157 माइनस करेंगे, भुजा कितना है ओ ए का वैल्यू 20 है, 20 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 157 माइनस 400, तो बराबर कितना हो जाता है माइनस का कितना हो जाता है माइनस का 243 हो जाता है, ठीक है। और आप लोग पता होगा क्षेत्रफल माइनस में नहीं आता, जिसके कारण इसको हम लोग क्या करेंगे प्लस में करेंगे, यानी कि 243 बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 को देखते, थोड़ी हमारा 46 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो 44 नंबर प्रश्न बचा हुआ था हमारा, 44 नंबर प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि √1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए बराबर है सेक ए प्लस में tan है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग इसको हम लोग एलएचएस से चलेंगे, एलएचएस में क्या करेंगे हम लोग 1 प्लस साइन ए से गुना करेंगे, इसमें भी 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन एक्स से दोनों में गुना कर देंगे, ठीक है। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा
एक यही सेम है और यहाँ पे भी यही सेम है, तो क्या हो जाएगा दोनों का हमारा स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर हो जाएगा दोनों का। उसके बाद जब इसमें गुना करोगे तो यहाँ पे एक प्लस में साइन है और यहाँ पे एक माइनस में साइन है, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर पर, यानी कि एक का स्क्वायर एक और साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता हो एक माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है हमारा कोस ए होता है, कोस ए होता है ना, कोस ए होता है एक कोस स्क्वायर होता है, ठीक है। कोस ए स्क्वायर एक माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारा इसके जगह पर हम लोग कोस स्क्वायर लिखेंगे और इसके 10 का 10 छोड़ेंगे, तो हमारा इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, होल स्क्वायर से हमारा रूट कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या एक प्लस साइन ए बटा में कोस ए बचेगा। आप लोग पता होगा कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बटा में कोस से लिख सकते हैं और साइन बटा में कोस से लिख सकते हैं। साइन को हम लोग एक बार कोस को हम लोग इसके साथ लिखेंगे और एक बार कोस को हम लोग इसके साथ लिखेंगे, ठीक है। बटा में हम लोग दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। एक बटा में कोस ए का फॉर्मूला आप लोग का होता है सेक ए और साइन ए बटा कोस ए बराबर होता है टेन ए, आर एस एस हमारा मिल चुका है, क्या हो जाएगा प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रखते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय। आप लोग का ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलने वाला है, ठीक है।